दलित वर्गों के समाज के विकास के लिए बहिष्कृत गीतगानी सभा समाज समता की स्थापना की। आपने उनके नागरिक अधिकारों को दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। आपके जागृति आंदोलन में नायक तथा बहिष्कृत भारत को नहीं जनगणों के विरोधी शुल्क सरकार से आपने एक विलक्षण प्रथा उसी के चलते आपने सदियों से चली आ रही जाति आधारित व्यवस्था के घोर संघर्ष। आपने असंगठित ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्र संग्राम तथा संविधान सभा तक जारी रखा और इस संघर्ष को स्वतंत्र भारत के संसद में मिले। जब आपके जीवन का अंत हुआ तो आपने हमारे लिए संविधान दिखाई कार्य करने की विरासत छोड़ी, भेदभाव को समाप्त करने तथा समानता और सामाजिक न्याय का सुदृढ़ प्रतिपादन। वास्तव में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की सर्वप्रमुख विरासत हमारा संविधान है, जिसे विश्व के महानतम संविधानों में से एक माना गया। इस संविधान में विश्व के महान लोकतंत्रों के संविधान को मुख्य विशेषताएं शामिल है, जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत संघ तथा राज्यों के बीच संतुलित संबंध स्थापित करना तो उन्हें अपने अपने विशेष क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपा जाना, नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था जो मूल अधिकारों की सुरक्षा करते हैं तथा मौलिक स्वतंत्रता की व्यवस्था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में सामाजिक चार्टर की व्यवस्था, कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र न्यायपालिका से संविधान की रक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई। संविधान में संशोधन करने के उपकर लचीले प्रावधानों की व्यवस्था, ये तमाम ऐसी विषय हैं जिनका प्रारूपण डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा एक संविधान विशेषज्ञ के रूप में पूरे मनोयोग से किया गया, जिसे भारत के इतिहास, भूगोल, जन समुदाय और संस्कृति को ध्यान में रखते। प्रथम श्रम मंत्री के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार रोजगार के लिए कौशल आधारित व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा आवश्यक है। जब आप 1992 में भाई सभा की काउंसिल के श्रम मंत्री थे तो रोजगार कार्यक्रम की स्थापना की, ताकि सामाजिक संस्कृति की स्वाभाविक रूप से श्रमजीवी वर्ग के स्वास्थ्य को दृष्टिकोण है। अपने श्रम मंत्री के रूप में एक ऐसी परंपरा की नींव डाल रखी जिस राज्य का लोग की संबंध व्यवस्था लाई गई। उद्योगों में संघर्ष को हल करने के साधन के रूप में निष्पक्षता, श्रम कानून, प्रवर्तन तंत्र का साधना, सामाजिक सुरक्षा आदि की व्यवस्था में आपदाएं की था। एक अवसर आपने कहा था, सफेदी करके किसी टूटे फूटे मकान को नहीं बनाना चाहिए, आपको इसे गिरा कर दोबारा बना देना चाहिए। उनके किया है, हमारी नहीं है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है, अपने बोले। उन्होंने कहा है, संविधान पर भी कहा, मैं उसको उल्लेख कर रहा हूं। 26 जनवरी 1950 अपने भाषण में बोले, हम एक अंतर्विरोध से युक्त जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। 1950 में संविधान समर्पित, हम एक अंतर्विरोध से युक्त जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। फुल ऑफ कंट्रडिक्शन। राजनीति में हम अपनी समानता की दुहाई दें, किंतु हमारे सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता विद्यमान है। राजनीति में हम एक मनुष्य का एक मत और एक मत के एक मनुष्य के सिद्धांत को स्वीकार करें, तो दूसरी ओर हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में उसी सिद्धांत की धज्जियां उड़ाते हैं। अपने सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में समानता को अपनाने से हम कब तक इनकार करते रहेंगे? यदि अधिक समय तक हम समानताओं को स्थापित करने का विरोध करते रहेंगे तो हम अपने जनतंत्र को ही संकट में डाल देंगे। इसलिए इन अंतर विरोधों को हमें अविलंब दूर करना हो, अन्यथा इस संविधान निर्माण समिति के द्वारा परिश्रम पूर्ण इस जनतंत्र के ढांचे की विषमताओं से पीड़ित लोग इसे विध्वंस करना। मिला था जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो बाबा साहब से रिलेशन करता था और पटना का जीवन से मुझे अच्छा देखने का मौका, और उन दिनों से मैं उनका श्रद्धालु हूं, उनकी बातों का ध्यान करता हूं। तो मेरा इतना ही मानना है कि बाबा साहब के रिलेशन और कोई डिस्कशन की बात मैं शुरू में चाहता कि भगवान समदर्शी है कि नहीं पर आर्गुमेंट कर सकते, लेकिन अम्बेडकर साहब ने समदर्शी है तो कोई विवाद नहीं। तो बाबा साहब के बराबर रहेगी।
इस तरह की बातें होती हमारे समाज में आप इसलिए यह व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। और जो बाबा साहब पढ़ता नहीं है, बाबा साहब का सबसे बड़ा तिरस्कार है। हमारे पास से यदि बाबा साहब नहीं समझे तो कौन समझे? वहां से प्रश्न कर। और बिना समझे बाबा साहब को एकमात्र अपना समझे, वो इससे बड़ी मुद्दा कुछ नहीं हो सकता। तो आज की सभा में शायद एक बात मुझे और अरुण स्वामी की बार बार बात आती है और हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोले राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक भाषण मैं दे सकता हूँ, लेकिन अपने वंश में, अपने समाज में, अपने परिवार में करके राजनीतिक बात। बाबा साहब ने खुद कहा कि अभी तो मेरा परिवार 3 भाग में, पिछले समाज कौन देखे? पिछले समाज को हम लोग हिसाब से देखेंगे तो नौकरी गुलाम राजनीतिक गुलाम चला जाए। बाबा साहब यदि सही विश्लेषण कीजिए, बड़ी बात बहुत दुखद होती है। हमारे ही वंश के नेता लोगों ने क्या किया? बाबा साहब महान नेता बन गए हिंदुस्तान। उनका प्रोजेक्शन इसलिए हुआ कि बाबा साहब के राजनीतिक साथी थे, इसलिए इतने बड़े हुए। लेकिन हम भी उनको नहीं करेंगे, उनको सम्मान करें। यदि मुसलमान धर्म में पैगंबर हुए तो हमारे पहले पैगंबर बाबा साहब थे, दूसरे पैगंबर उन्होंने गालियां नहीं, तो हमारे गलती की उस बात में उनका। लेकिन आज क्या हो रहा? अरुण स्वामी तो दूसरे जात का ब्राह्मण है कि राजपूत है, मैं उसे नहीं जानता, बदतमीजी से लिखा, बाबा साहब गाली दिया। और हमारे बीच ऐसे लोग हैं, लाखों भाई है, जवाब देती है, ताकत है जवाब देती है, गालियां देने से। उसी तरह से हम अरुण स्वामी दूसरा तो से बड़ी गालियां दे रहे हैं, दूसरे बाबा साहब गाली दिया, लेकिन मेरे ही वंश आप लोग बड़े होंगे, बड़ा आहत हुई इस अखबार पर। जब रामकृष्ण पुत्री मीरा कुमार क्या करते तो कौन को सुनाना चाहते? अम्बेडकर को मसीहा मानने को तैयार नहीं किया। दलित राजनीति से जुड़े प्राय सभी नेता बाबा साहब अम्बेडकर को महिमा मंडित करने की होड़ में एक दूसरे को पछाड़ने में लगे। इतना दर्दनाक बात हमारे समाज की। लेकिन जाने माने दलित नेता श्री जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार की सोच कुछ अलग है। अम्बेडकर ने दलित मसीहा मानी हत्या, उनका कहना है कि कैसे शख्स कैसे दलित मसीहा माने जिसने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफदारी की। इतनी बड़ी बात कंडेम है, सोशली बाइकआउट करो, जेल करने से socially boycott. They will not solve this problem. This is the greatest insult to Baba. अंग्रेजों की तरफदारी की, अम्बेडकर के प्रति अपने नजरिए रखते मीरा कुमार इन दिनों राजनीतिक भवन फंसती। One nonsensical words have been mentioned in this book. Popular news, इसको क्या लेते? आपकी बेटी है, आपके समाज की बेटी, और कोई मामूली जमाल और दलित की बेटी नहीं है, बाबू जगजीवन राम की बेटी, जो सपना देखती है कि हम भी दलित की मसीहा नेता। इसको कौन गाली देते? अनुसरण सब कहते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अपने जिन्हें प्रार्थना है, इन सब बात को विचार करके अपने दिलों को मत तोड़िए, दर्द मत दिल को बांटिए। दिल से जो ये दर्द मेरा कितना इसलिए हमारी राजनीतिक चेतना। मैं समय रहता तो 1-2 घंटा आपके बीच बोलता है। इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है कि समाज में चेतना है, इतिहास में से कोई डेट फिक्स नहीं। समाज में चेतना का वही से कोई इतिहास में, लेकिन जब चेतनाएं आने शुरू हुई तो
चेतना, थोड़ा धार्मिक चेतना और कितनी चेतना लास्ट में राजनीतिक चेतना। लेकिन यह जनता बाबा साहब एक बात, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष क्यों करें, मूलभूत बात है। इसलिए लड़ते हैं। 44 वर्ष में कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने 18 महीने बोलिए। और जब हम आरक्षण की बात के लिए संविधान व्यक्ति को जवाब दे रहा है जो मैंने कहा, मैंने राजनीति का नहीं किया, व्यक्ति ने जो गाली दिया उसने जवाब। तो मैं कह रहा था यह भावना दूर रखना चाहिए। इसीलिए दल में है तो बहुत तिरस्कृत व्यक्ति हो, ऐसा नहीं करना। तो मैं आकोमल जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और ऐसे लोग जो लिखते हैं उनका करना चाहिए, कहना है और ऐसी सभा हो, हम लोग विचार अपने में करें, मंथन करें विचारों का, और हम लोग बाबा साहब हमारे मसीहा ही नहीं भगवान का पूजा होगा, होते रहेगा। मेरे जैसा लाखों लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन सदियों सदियों तक जब तक धरती आकाश रहेगा बाबा साहब रहेंगे। बहुत बहुत साथियों, अभी ज्यादा वक्त नहीं बचे हैं। बाबा साहब की स्मृति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय कृष्ण साहब, साथियों और यहाँ आए हुए सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं भाई लक्ष्मण जी को साधुवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। और मैं महसूस करती हूँ कि आज बाबा साहब ने जो संदेश दिया था शिक्षा, संगठन और संघर्ष का, वो मूर्त रूप में आज देखने को मिल रहा है। लक्ष्मण जी ने अपनी विद्वता से एक ऐसे व्यक्ति को जवाब दिया है, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन उसने जो किताब लिखी थी वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड, उस किताब के समय जब आया था, प्रकाशित हुई थी, तो बड़ा प्रतिक्रिया हुई समाज में। जगह जगह उसके विरोध में वंचित वर्ग के लोग, बुद्धिजीवी लोग, जनसेवी लोग इकट्ठे हुए, विरोध व्यक्त किए। उसमें मैं भी भागीदार थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपनी अपनी तरीके से, अपने अपने हिसाब से जो प्रतिक्रियाएं आई थी, उस समय मैंने और पूर्व मंत्री श्री वेंकट स्वामी जी, श्री अजीत जोगी जी, दिलीप सिंह भुरिया, ये हम 4 लोग जो संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा के चरणों में उस पुस्तक की प्रतियां जलाई थी, जिसे पूरे देश भर में मीडिया में दिखाया गया था, समाचार पत्रों ने भी उसे अच्छा कवरेज किया था। ये एक अभिव्यक्ति थी। मैं भाई लक्ष्मण जी को बधाई तो देना ही चाहती हूँ, साथ ही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब के विद्वान वंशजों में से एक श्री लक्ष्मण जी ने तो ये पुस्तक लिख के उसको जवाब दिया, ईट का जवाब पत्थर से दिया। साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इतिहास में भी थोड़ा झांक के देखें, उस इतिहास में भी थोड़ा झांक के देखें तो बहुत कुछ मिलेगा। जिस इतिहास की बदौलत आज समाज को 2 अमानवीय धारा
लोग, वंचित वर्ग के लोग, जिनके कर्तव्य तो सारे हैं, कठिन परिश्रम करिए, हाथ तोड़ मेहनत करिए, सारी जिम्मेदारियां निभाइए, सबकी सेवा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अधिकार कुछ नहीं, अधिकार कुछ नहीं। ऐसे इतिहास की तरफ अगर आपको झांक कर देखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। मैं बता देना चाहती हूँ उस समाज की, उस वर्ग की सच्चाई को भी जरा देखिए जो अपने आप को हिंदू वर्ग कहते हैं। मैं चुनौती के साथ कहना चाहती हूँ, किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू नाम की कोई चीज नहीं है, ना वेद में ना पुराण में, कोई भी वेदों कहीं पर हिंदू नाम की चीज नहीं है। हिंदू शब्द आया कहां से है? इसका उच्चारण, इसकी परिभाषा ही कहां से मिली? मुगलों के समय में जब बाहर से लोगों ने आक्रमण किया था, ये अनजान जगह थी भारत जब अनजान जगह थी, वो लोग आए और अपने तरीके से यहां पर ये नाम दे दिया। वहां के स्कॉलर है जिसका नाम था अल-बरूनी नाम के एक मुस्लिम स्कॉलर ने हिंदू नाम दिया था। आज भी प्राचीन भाषा में हिंदू शब्द का मतलब है काला, हिंदू का मतलब है अपराधी, हिंदू का मतलब है डाकू, हिंदू का मतलब है लुटेरा और हिंदू का मतलब है जंगली। ये सच्चाई है इस समाज की। अब आज इनको कहते हैं कि दलित है, अस्पृश्य है, इनके छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया। गौरव है हमें अपने बाबा साहब की विद्वता पर, जिन्होंने वंचित वर्ग की योग्यता, बौद्धिक क्षमता को उस वक्त स्थापित किया था जब इस वर्ग की कोई अधिकारी नहीं थे। उस वक्त स्थापित करके दिखा दिया था कि इस वंचित वर्ग में भी कोई योग्यता है तो बाकी किसी में भी नहीं है। साथियों, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगी क्योंकि समय भी हो चुका है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के भाई हैं, लोग हैं, एक और भी किताब लिखने की प्रयास करें, वर्शिपिंग द फॉल्स रिलीजन। ऐसे झूठे धर्म की पूजा करो, उसमें आस्था करो। अरे कोई अनपढ़ लोग तो है नहीं, आज तक तो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। बताइए कि मंत्र जपते जाइए अर्थ मालूम नहीं, चौपाइयां रखते जाइए मालूम है कुछ नहीं, बाल काटने से लेकर सुंदरकांड, किष्किंधाकांड सारे काट कर जाएंगे,
मंत्री बनाया गया। और इसी तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकर फाउंडेशन अशोक रोड पर, आपको शायद जानकारी नहीं हो, लेकिन उस बंगले को मेट्रो रेल का कार्यालय बनाने का आदेश दे चुकी सरकार और वो बंद होने जा रहा है। उस समय में नेशनल कमेटी की मेंबर थी, रामविलास पासवान भी थे, जब सीताराम केसरी कल्याण मंत्री थे। देश की हर भाषा में डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनियों को बाद में प्रस्तुत किए गए, लिखे गए, रचनाएं उनकी बहुत कुछ हो चुकी थी और अब सारा कुछ बंद किया जा रहा है। पिछले दिनों मैंने कहा बड़ा परिवर्तन आया है। हमारे कृष्ण साहब जी विद्वान व्यक्ति हैं, जानते हैं इस बात को, अन्य लोग भी जानते होंगे। पिछले साल मुझे बड़ी तकलीफ हुई तो मैंने अपनी जो तकलीफ थी उसकी अभिव्यक्ति मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने कर दी। मैंने उनसे कहा कि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री को ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसे इंसानों का कल्याण करने की एक एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट बना दीजिए, उसका मंत्री उनको बना दीजिए। इंसानों का कल्याण नहीं हो सकता। जो इंसानों के कल्याण के लिए पैसा आता है उसे जानवरों के कल्याण के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो साथियों, समय भी आ रहा है, हो चुका है, और मैं आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपसे आह्वान करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आंख कान खोलकर अपने पूरे विश्वास के साथ बाबा साहब को नमन करते हुए उनके नाम का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कहीं पर भी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। भाई लक्ष्मण जी को फिर से मैं बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने एक पुनीत कार्य किया। हम सब ने उस वक्त उसकी विरोध किया था अपने अपने तरीके से, लेकिन आज इन्होंने जो विरोध दिखाया है उससे एक रास्ता खुला है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय हिंद। कमिश्नर, SC/ST कमिश्नर और वेलफेयर सेक्रेटरी रहे हैं। इसके अलावा आप जनरल सेक्रेटरी OBC हैं। श्री PS कृष्णन जी के बारे में आप तमाम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब आप वेलफेयर सेक्रेटरी रहे हो या SC/ST कमीशन के अंदर रहे हो तो आपने दलितों के लिए एक लड़ाई लड़ी है, बहुत जुझारूपन से लड़ाई लड़ी है। हम हमारे कर्मयोग के साथी लखुमती, सत्य बोलने वाली सुभाष जी, और मैंने जो कुछ काम किया है उसमें पिछले दशकों से मेरे साथ रहे हुए मेरी श्रीमती जी शारदा जी, मेरे बाबा साहब को श्रद्धांजलि। ये बात उभर के आया इस टूटे हुए देश को, टूटे हुए समाज को, टूटे हुए राष्ट्र को जोड़ना हो तो सिर्फ बाबा अम्बेडकर से ही होगा। सब लोग आए थे यहाँ, अलग अलग राजनीति के लोग, अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग प्रांतों के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, लेकिन बाबा साहब के बारे में सबका एक ही राय है। आज जो नहीं आए थे, कुछ बातें नहीं आए थे, शायद मंच का जगह कम रहने से उनको बुला नहीं पाए थे। अगर उनको बुलाया होता तो वो भी यही बोलते थे। तो इस देश को अगर एक बनाना हो, मजबूत बनाना हो,
के लिए नहीं, पिछड़ों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ सबके लिए देश को मजबूत बनाना हो एक ही रास्ता है, वो रास्ता है डॉक्टर अंबेडकर का बलिदान। जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज को थोड़ा रिजर्वेशन लाने से या दलितों के हकों के बारे में बोलने से, सिर्फ दलित हकों के बारे में नहीं बोले, महिलाओं के बारे में बोले, महिलाओं ने इस्तीफा दिया, उनका और पंडित नेहरू जी का राय इस पर ही था कि कानून में, पर्सनल लॉ में, हिंदू पर्सनल लॉ में महिलाओं के लिए जो खामियां रह गए, असमत रहे, उनको ठीक करना चाहिए। महिलाओं के हद तक मनुस्मृति को बदलाना चाहिए। इस बात पर पंडित नेहरू भी उनसे सहमत थे, लेकिन अब एक बात बोली भी हिम्मत की बात ही नहीं, तो उसमें शायद फर्क पड़ा। और एक नारा जो आया था, जय भीम जय भारत, उसी से होगा। जब भीम का जय होगा तब भारत का विजय होगा। जो लोग बाबा साहब को अपमान करते हैं वो याद रखें, सरस्वती कटाक्ष मिलने से मिले जो कालिदास था, अपने ही बैठे डाल पर मार रहा था, ये करेगा। अभी अभी जमाना ऐसे चल रहा है, मुझे याद आ रहा है गोल्डस्मिथ की कविता है द डेजर्टेड विलेज, उसमें एक पंक्ति है, fools who came to scoff remain to pray, यानी जो आभास करने आए वे पूजा करने रहे। तो सब लोग आजकल बाबा शरण ले रहे हैं, लेकिन लेना काफी नहीं है, उस मुताबिक चलना पड़ेगा। ये तंत्र मत समझिए कि बाबा का नाम लेंगे, दो बार बोल देंगे, इससे एक जेब में शेड्यूल कास्ट आ जाएंगे, दूसरे में जनरल आ जाएंगे और पीछे की जेब में बैक होकर नहीं करो उसके मुताबिक। हिपोक्रेसी नहीं चलेगा, ये हमको साबित करना चाहिए। एक और मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब अंबेडकर का सर्टिफिकेट दूसरों को लेना चाहिए, हम सर्टिफिकेट देंगे। कौन देशभक्त है, कौन किसको भारत की तरफ लॉयल्टी है, कौन डेमोक्रेट है, ये हम सब देंगे। यानी बाबा साहब के नाम पर हम देंगे। अंबेडकर वाक्य कसौटी पर आपको परखाया जाएगा। आप जब इसमें जीतेंगे तभी आपको पोजीशंस मिलना चाहिए, ये याद रखें। अंबेडकर बात का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये समानता का आइडियोलॉजी है, भ्रातृवाद का आइडियोलॉजी है, स्वतंत्रता का आइडियोलॉजी है। जो इनसे सबसे ज्यादा वंचित है उनके लिए ज्यादा है, शेड्यूल कास्ट के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो अपमान किया गया सदियों से, ये कभी भी भूगोल में भी नहीं हुआ, इतिहास में नहीं हुआ है। वैसे शेड्यूल ट्राइब था और वो अब भी हो रहा है। आज देखने को मिला कुछ उड़ीसा में दलितों का अपने गांव से भागे जाना पड़ा। पंजाब में फरवरी 18 तारीख को रियाज के पास एक जगह में दलित सिखों को ये पाप लगा कि हमारे खेतों में मत आओ टट्टी करने के लिए। क्यों? उन्होंने अपना एक गुरुद्वारा बनाया, गुरु नानक के सिद्धांतों के मुताबिक, गुरु गोविंद सिंह के सिद्धांतों के मुताबिक। गुरु गोविंद सिंह ने जिन्होंने शेड्यूल कास्ट के एक जाति को मजहबी का नाम दिया, क्योंकि वही सच्चे मजहबी हैं, वही धर्म को जानते हैं, उनके अनुयायी बनकर उनकी परंपरा में एक
गुरुद्वारा बना के अब तक जाटों के गुरुद्वारे एक के बाद एक बारी पर गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती का आघोष कर। अब इस बार हमारे गुरुद्वारे से पूरे पहला कदम आप इसके पीछे आ रहे, ये कहने से उनको टट्टी पे जाने से रोका गया, खेत में जाना पड़ता है, उनके पास जमीन बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो दलितों के लिए सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब का भी अगर वो बाहर में जब तक रहेंगे तब तक एक हद तक सुरक्षित है, बाहर आ जाए उन पर भी अच्छी होती। बैकवर्ड क्लास हम समझते हैं, बैकवर्ड का मतलब मुलायम सिंह लाभ नहीं। बैकवर्ड कौन है? मछुआरे हैं। आंध्र प्रदेश के, तीर प्रदेश के 90% मछुआरे जो बैकवर्ड क्लास के हैं, जो सम्मान से अपना मछली पकड़ने का काम पेशा चलाते थे, अब वो मजदूर बन गए हैं। समुद्र की तरफ ट्रॉलर 200 लोगों को लाइसेंस दिया गया और इस तरफ जमीन पर प्रॉन कल्टीवेशन, दोनों के बीच में ये फंस गए। तो बैकवर्ड क्लास के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, जो पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, गरीब हैं, सबके लिए समानता और भ्रातृभाव का मसीहा है डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्ति नहीं है, वो एक संस्था है, वे भारत की आत्मा है। रूप क्या है उसका टाइम डॉक्टर है, इसलिए उन्होंने बताया रोग का लक्षण क्या है। इस मिट्टी में समानता नहीं, इस मिट्टी में भ्रातृवाद नहीं, ये मिट्टी जाति के ये कीटाणुओं से भरा हुआ है। उस बीचों ने कहीं भी SC/ST का नाम तक नहीं लिया। यही कहा उन्होंने, ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी आजादी बनी रहेगी क्या, या डेमोक्रेसी बनी रहेगी क्या, ये सब ठाकुर आवाज से उन्होंने बताया रोग का लक्षण है इसको। लेकिन डॉक्टर ये भी कहा रोगी बच सकता है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, दवाइयां भी लिखी दिया। लेकिन इस समाज के पढ़े लिखे भी छिंदे जी बोले जो अंग्रेजी अच्छी तरह लिख सकते हैं और उसको मेरिट समझते हैं, वो लोग इस दवाई को नहीं लिए और अब बीमारी और ज्यादा हो गया है, बीमार और कमजोर हो गया है। अब हमें भागना पड़ता है वहां से, स्वीडन से रहो, वहां क्या है, लोग वहां का पार्लियामेंट को अगर 4 साल के अंदर वो उसको कोई भंग नहीं कर सकता, वो दवाई लाओ। और एक दवाई कंस्ट्रक्टिव कॉन्फिडेंस मोशन, जर्मनी से लाओ, और एक दवाई अमेरिका में प्रेसिडेंट वो लाओ। इस तरह का तरह का दवाई यहाँ है, तुम्हारे पास है, उसके लिए कोई खर्चा नहीं, विदेश से लाने की जरूरत नहीं है, स्वदेशी दवाई है इस देश में। वो डॉक्टर अम्बेडकर ने तथ्य तैयार रखा है के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए, इसलिए हमने आर्टिकल 311(2) बनाया। लेकिन और एक चेतावनी दी, एडमिनिस्ट्रेशन में घुस के गलत लोगों को रखे, उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का साबोटाज हो सकता है। जो हो सकता है कहा, वो आज ही नहीं 50 साल से चल रहा है। 50 साल से कभी थोड़ा, कभी ज्यादा, थोड़ा कहीं सोए रहे तो और ज्यादा, और बाबा से प्रशंसा करने से अगर खुश हो जाए तो वो भी खतरा है। बाबा साहब के रास्ते पर जो चलते हैं उसी पर हमें संगत होना चाहिए, उससे कम से नहीं, नाम लेने से नहीं, सब लोग नाम ले रहे हैं। अच्छा, फिर इस देश में जो कुछ अच्छा हुआ है वो अम्बेडकर के रास्ते से हुआ है। जो अब नहीं हो रहा है, हम सब रो रहे हैं, देश क्यों ऐसा हो गया, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए ये नहीं, पानी तो है लेकिन हमें बाहर नहीं लाया, उसका ऑर्गेनाइज नहीं किया। सब लोग एक्सपर्ट्स हैं, काय के एक्सपर्ट्स हैं, देश के एक्सपर्ट्स नहीं, जनता के एक्सपर्ट्स नहीं, सभी टैरिफ के एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट्स हैं, विदेश मामलों का एक्सपर्ट्स हैं। देश के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, पेपर देखिए, एक
बाद 5, 6, 7 तारीख को एक महासम्मेलन हुआ दिल्ली में पिछले साल में दिसंबर में 5, 6, 7 दिसंबर 1999 में। वो क्या था? सारे देश के सभी पार्टियों के सांसदों का एक महासम्मेलन हुआ। क्यों हुआ? जब एससी और एसटी के लिए जो 10 साल रिजर्वेशन का प्रावधान है उसको हर 10 साल में बढ़ाया जाता आ रहा है। इस बार भी जो होना था उसका बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब पेश हुआ तब दलित भाइयों ने और बहनों ने एक आवाज उठाई, आप हर 10 साल इसे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर 10 साल के बीच में जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। तो राम जेठमलानी ने कहा, मिनिस्टर फॉर लॉ, हम एक महासम्मेलन चलाएंगे जिसमें जो भी समस्या है एससी एसटी का वो सब हम ढूंढ के लाएंगे, ढूंढ के फिर उसमें जो कानून चाहिए या कानून के बिना हो सकता वो सब करेंगे। मैंने उनको लिखा, एससी एसटी की जो भी समस्या है वो सब मालूम हो गया है पहले से। ये मैंने उनको डॉक्यूमेंट भेजा, दलित मैम जो मैंने बनाया था वो भी भेजा, लेकिन पूरे अब चला रहे अच्छा है, लेकिन ये करना चाहिए। देखिए सभी ये चीज को भेजा मैंने। अच्छा, फिर पहला दिन उसका उद्घाटन हुआ देश के प्रधानमंत्री से। उसका रिपोर्ट अगले दिन में एक बहुत बड़े पेपर में अंग्रेजी में छपा है, अच्छी अंग्रेजी में लिखते हैं, 126 लफ्ज दिए थे। उसी दिन श्रीलंका के, जो मैं बोलना नहीं चाहता, ये तरह के महिलाएं हैं, यानी नॉर्मल तरीके के नहीं, मैं और कुछ ना बताऊं, उस तरह के महिलाओं के लिए नया होम बन गया, उसके लिए 425 से पूछा क्या है आपका प्रपोर्शन क्या है? देश के एससी एसटी जो देश के 25% आबादी है और आधे से ज्यादा मजदूर है, मेहनतकश है, उनके लिए जो उनके प्रतिनिधियों का, सभी पार्टियों का जो महासम्मेलन हुआ 3 दिन का, उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री ने किया, उसके लिए 125 और उसके लिए उन्होंने कहा वी आर ड्रोन बाय द मार्केट। मैं नाम नहीं बताऊं, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक और तो मैंने कहा मार्केट में एससी एसटी बीसी में जगह नहीं हो तो फिर इंडिया के लिए कहां जगह रहेगा? उसके लिए जवाब उनके पास से नहीं है, जवाब की जरूरत नहीं महसूस कर रहे हैं। अच्छा, फिर शौरी जी, मैं उनको जानता हूं, मृदुभाषी है, कर्कश लेखक है। मंडल का निर्णय जब लिया गया, मैं कल्याण मंत्रालय जिसका नाम रखा गया है सामाजिक न्याय अधिकारिता, नाम तो अच्छा है लेकिन काम भी उस तरह होना चाहिए, तो उसका मैं सचिव था। और 10 साल पहले जो मंडल का कमीशन मेरे ही दस्तखत सचिव था, मेरे दस्तखत पर ही उसकी नियुक्ति हुई। उसी कमीशन को 10 साल फुटबॉल खेल के हर एक ने एक चुनी पीछे मार के, ये छोटा सवाल वो छोटा सवाल, कांग्रेस सेक्रेटरी वापस भेजेगा ये सवाल पूछ के, फिर आपस में मिलत है, 1.5 साल तक जवाब नहीं आएगा। ऐसे चल रहा था 10 साल। फिर मैं जब सेक्रेटरी बना, सब निकाल के ये बताया, जो सवाल पूछे एक है, कॉन्स्टिट्यूशन है कि बैकवर्ड क्लास को एक चीज है देश में, उनके कुछ करना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनकी जो थी वही जमाना था जब कई सालों से बताया जा रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर के तस्वीर के लिए सेंट्रल हॉल में जगह नहीं बोल रहे थे, उस साल में जगह बनाया गया। लेकिन उसके बाद और कुछ तस्वीरों के लिए जगह बना, तो बाबा साहब के नाम पर सब वो कहते थे वो सब आप
साल था बाबा साहब को जो पहले मिलना चाहिए था, एक कृतज्ञ देश का श्रद्धांजलि भारत से आयोजित करना, बाबा साहब को नहीं खुद को आयोजित किया गया, वो भी साल हुआ, उसी साल में हुआ। और भी नवबोधन को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिलाना, एससी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिलाना, हाँ, तो ये सब उस साल में मंडल का जो डिसीजन हुआ, तब इनके जो आर्टिकल्स थे वो दुखदायी थे, इतना भड़काया जा रहा था। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको ये महसूस किया जा रहा था, ये गलतफहमी दिया जा रहा था कि आकाश ऊपर रहा है तुम्हारे सर पे, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा। उस डर से कुछ लोग खुदकुशी कर लिए, आत्मदाह कर लिए। लोगों को भड़काइए, लोगों को जोड़िए, रास्ता बाबा साहब का है। बाबा साहब को कई लोगों ने पहचाना था, आपको नहीं पहचाना था, उनका प्रॉब्लम ही आया। जैसे डॉक्यूमेंट इसमें साफ लाया है, जादू पढ़ने के बारे में, जाति के बारे में याद रखो। देश का मतलब मिट्टी नहीं, पहाड़ नहीं, मिट्टी का मतलब है देशवासी। ये तेलुगु के महान कवि गुलजारा अप्पाराव जी ने लिखा है, देशमंटे मट्टिका रोई, देशमंटे मनुष्य रोई। देश का मतलब मिट्टी नहीं, देश का मतलब देशवासी है। देशवासी कौन है? एससी एसटी बीसी तीनों मिले तो 75%। भारत का मतलब भारतवासी हो, तो भारतवासी का मतलब सबसे ज्यादा एससी एसटी होना चाहिए। इनके बिना क्या देश है? लोग कह रहे हैं एससी एसटी बीसी को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। क्या मुख्य धारा? यही मुख्य धारा। तुम आते हो इसमें से, गर्दी रानी को छोड़ के यहां आ जाओ, बाबा साहब का खुला हवा वो ले लो, उसे तंदुरुस्ती बढ़ेगी। तो ये और इतना ही नहीं, इस देश में जो मेहनतकश मजदूर हैं उनमें तकरीबन 99% एससी या एसटी या बीसी। अगर मेहनत से, लेबर से बनता हो उत्पादन सेवाएं, तो इनसे हुआ है। मैं नहीं कहता हूं दूसरों से हुआ, दूसरों से हुआ, लेकिन पहल ये याद रखो, एससी एसटी बीसी के बिना भारतवासी नहीं, मांगो हम भारत नहीं। यही चल रहा है देश में। हम बोल रहे हैं हम बांग्लादेश से आगे हैं, पाकिस्तान से आगे हैं, ये कोई बोलने की बात है? तो फिर एक सवाल उठा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब का ही है या नहीं? इसका पितृत्व किसका है? अभी तो काफी एक्सटर्नल एविडेंस दिया गया, यानी बाह्य सबूत। बाह्य सबूत बहुत है लखोमती के किताब में। मैं आंतरिक सबूत दूंगा। कोई लिख सकता था आर्टिकल 16(4), कोई लिखता था आर्टिकल 15(3) और 15(4), कोई लिखता था आर्टिकल 46, कोई और लिख सकता था बाबा साहब के अलावा, और कोई आर्टिकल पूरा चैप्टर 16, पार्ट 16, जिसमें एससी एसटी बीसी एंग्लो इंडियन सबकी बात है, कौन लिख सकता था? इसका पितृत्व और कोई क्लेम ना कर सकता है। चीन देखे, चीन से आपको मिलेगा अंबेडकर का चीन इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे मिथ्यावाद में पढ़ना शोभा नहीं देता है। पढ़े लिखे हैं, देश विदेश का भ्रमण कर चुके हैं, अगर अपने इतने बड़े व्यक्ति का आदर नहीं कर सके, मलयालम के तरफ से कोई मलयालम बोल तो समझ सकते हैं, यानी बड़ों को अगर हम पहचान नहीं सकते, उनका कदर नहीं कर सकते, उसको मलयालम में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है, सबसे बड़ी जादू से बचे। तो मेरा सलाह होगा सब लोग आगे देश को बढ़ाने की बात है और बोलने की बात नहीं। रास्ता है, खुला है, 50 साल से खुला था, उससे पहले भी बाबा साहब को पहले से भी
कर्ण ने इसे कहा, वो अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन कर्ण के ही लफ्जों में, उसी तरह के लफ्जों में बाबा साहब ने कहा पैदा हुआ चुप होकर, लेकिन वो मेरा कसूर नहीं है, लेकिन मरूंगा ऐसा नहीं। उसके बाद नहीं किया। उनका ख्याल था कि हिंदू समाज में परिवर्तन आवे, समझे लोग, लेकिन समझ अब भी है, अब भी वक्त है, अब भी सोचो, अभी कुछ बोल रहे थे स्पीच के बीच में, अब भी वक्त है ठीक करने का। ठीक है, डायरेक्टर बन जाते और किसी पब्लिक सेक्टर के इंचार्ज बन जाते। बाबा साहब प्रश्न रही, जितना भी योग्य हो उसको मौका नया दिया जाए। अब भी कोई अवार्ड बंगाली भैया कौन है यहाँ, बंगाली भैया कौन है, आया था, मिला था, उसको असिस्टेंट डायरेक्टर के पद के लिए प्रमोशन हुआ, यूपीएससी ने चयन किया है। और कोई कहता है कि मुझे वो पोस्ट मिलना चाहिए जिसको असिस्टेंट का पोस्ट पहले ही मिला चुका है, डेप्यूटी डायरेक्टर उसके लिए पोस्ट तैयार है, प्रमोट मिल सकते हैं, वो यहाँ आना चाहते क्योंकि ये मंडल है बेचारा, शेड्यूल कास्ट का है, उसको ना मिले, मुझे नहीं चाहिए लेकिन इसको ना मिले। तो इस तरह का जो चल रहा है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, याद रखिए, पहले दफा 1999 में 1962 के बाद, महाराष्ट्र के बाद जिस बैच में माता प्रसाद चलित हुआ, मेरे बैच में शायद पहला या दूसरा तीसरा शेड्यूल कास्ट था, मेरा छप्पर है, उसमें पद्मावत जो गवर्नर है मिजोरम में, तो एक ही शेड्यूल कास्ट का था, और इस शेड्यूल का था लिंगरो, ये लिंगरो नहीं जो अभी इलेक्शन, उनका बड़ा भाई, और वो सर्विस के शुरू से ही सस्पेंशन नहीं रहा है, और पद्मावत गवर्नर है। लेकिन हर साल में इक्का दुक्का, उसके पिछले वर्ष शायद कोई नहीं था, पांडे सेशन का जो बैच है उसमें शेड्यूल कास्ट कोई बैकवर्ड कास्ट के लिए 27% नहीं, एक तरीका निकाला गया कि ये जो रोस्टर है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, उसका दुर्व्याख्यान करते हुए, उसका दुरुपयोग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट का नाम गलती से लेते हुए या झूठे से लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट कंधे पर अपना बंदूक रखे अपने टारगेट पर चला लिया कुछ लोग। शेड्यूल कास्ट का उससे पहले 1997 तक रोस्टर में पहला स्थान था, अब मालूम है कितना है, 7वां। शेड्यूल ट्राइब का स्थान था किसी में 3, किसी में 4, अब उनका जगह मालूम है 13। तो ये सुप्रीम नहीं कहा है, और पार्लियामेंट में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट कहने से चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का अपमान की है, पार्लियामेंट का भी अपमान है, सच्चाई नहीं थी, इंटरप्रिटेशन जानबूझकर, दैट मींस इट इज फॉल्सहुड। ना समझ तो हम समझ सकते हैं, हम समझा सकते हैं, लेकिन झूठे से जो कहते हैं उसको क्या करें। तो ये सब सोचना है, बाबा साहब प्रासंगिक हैं। वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, मिल्टन thou shouldst be living at this hour, मिल्टन तुम्हें अब भी रहना चाहिए था, बाबा साहब अब भी रहना चाहिए था। हमारे देश में रहना चाहते हैं, अपने कुर्सी के हाथों पर पकड़ के, जिस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं मांगता हूं मैं, पूछ रहे थे इनको हमारे कैसे बैठने का, बैठना ही क्या, ये मनोभाव अपनी है। बाबा साहब का नाम तो लेते हैं सभी, लेकिन बाबा साहब के खिलाफ करते हैं। अब भी क्या है शेड्यूल कास्ट की हालत, जो आप जैसे जो लोग आए हैं क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1, सरकार ने वासई पीएसयू में, बैंकों में, ये सब मिला के 2% है शेड्यूल कास्ट। अगर मैं गिनूं कि एक व्यक्ति एक परिवार, ऐसा भी नहीं है, असल में जो परिवार आगे बढ़ता उसमें 1, 2, 3 आ जाएंगे, तो एक के घरों पर एक परिवार गिनूं तो 2% एससी के, और एसटी का 1%। बीसी का गिनने का टाइम भी नहीं आया, अभी अभी शुरू हुआ। 40 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करते हुए, जब
परवेज मुशर्रफ अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को दबा रहा है, कैंसिल करता है, हम कहते हैं वो लोकसत्ता का घातक है। जिन लोगों ने बैकवर्ड क्लास का जो प्रोविजन था 40 साल से ज्यादा रोके रखा, वो क्या है? मुशर्रफ क्या है? वो मुशर्रफ क्यों है? छोटे मुशर्रफ है, रोके रखा था। और एससी एसटी के जो प्रोविजन है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जहां भी शेड्यूल कास्ट का आदमी एसटी में योग्यता नहीं, तुम कौन योग्यता बताने वाले? तुम्हारी क्या योग्यता है? इस देश में सबसे ज्यादा करप्शन है, इस देश में सबसे ज्यादा बीमारी है, कोड है, ट्यूबरकुलोसिस है। अब बोल रहे एड्स का भी यही अब साम्राज्य बन जाएगा। कौन है तुम बोलने वाले? योग्यता का मापदंड क्या है? कौन है? अच्छा, फिर बाबा साहब लिखा जेंटलमैन के लिए, लेकिन जो बाद में आए मुझे अभी ये देखिए 64 में कहा है कि सबको इक्वालिटी ऑफ देना चाहिए सरकारी नौकरियों में। फिर 64 में कहा गया है इसके बावजूद स्टेट एससी एसटी और जो बैकवर्ड क्लास जिनका प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है, काफी नहीं है, उनके लिए रिजर्वेशन दे सकता है। समझे? फर्क समझे? वो होना चाहिए, ये हो सकता है। इससे अब ये सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है कि 16(1) फंडामेंटल राइट है, 16(4) फंडामेंटल राइट नहीं है, यद्यपि वो उसी चैप्टर में है। इसे क्या होना चाहिए? अब 16(4) को अमेंड करके यह रखना चाहिए कि the state shall provide reservation for SC, ST and OBC। एक उदाहरण बता रहा हूं। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि the claims of SCs and STs shall be considered in the filling up of the post and services in the public services consistently with the maintenance of efficient administration। ये कंसेप्ट को काट देना चाहिए। क्यों काट देना चाहिए? सिर्फ एससी की बात नहीं, सबकी बात है। उसका दुरुपयोग किया गया। बाबा साहब ने अच्छी वहां लिखा, उनको उद्देश्य था जो कम पढ़े नहीं आ रहे उनको ट्रेनिंग दो, उनका हौसला बढ़ाओ, इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन काबिलियत बढ़ाओ, उनको मिलाना चाहिए, वो मुख्य। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो मौका मिला है उसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए। उसके बारे में आप सब लोगों के ये मैं भी लिखूंगा, आपका मैं कंसिडरेशन करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिखी है उनको मजबूत करना है। तो मैं लघुमती को मेरा भी अभिनंदन देना चाहता हूँ। उन पर कोई अन्याय हो के बावजूद मुस्कुराहट के साथ रहते हैं, काम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। मेरा विश्वास है कि जो पुण्य का काम उन्होंने आज खुलासा में लाया है उसकी वजह से उन पर जो अन्याय हुआ है उसका भी एक अंत होना चाहिए। आप सब लोगों के लिए भी मेरे शुभकामनाएं और बाबा साहब के रास्ते को मजबूत बनाकर हम उससे आगे बढ़ेंगे। अभी अंतिम वक्ता वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं बुला रहा हूँ। आपने इतना समय दिया है, कृपया 2 मिनट आप आप सभी लोगों का ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर समाज डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से हम आप लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत अपना अमूल्य टाइम निकालकर हमारे समाज के लिए एक उत्कृष्ट और एक अच्छा सुअवसर हमें आप लोगों को सुनने का मिला। हम आपके वाकई बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी व्यक्तिगण, सभी ऑफिसर्स और हमारे फाउंडेशन के सदस्य जो इस अवसर पर पधारे हैं, उन सबका हम लोग फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लक्ष्मण जी वाकई इस विशेष धन्यवाद के पात्र है, जो एक अच्छा और एक सशक्त शस्त्र के रूप में जो किताब
आप लोगों के लिए, समाज के लिए, उन मानसिकताओं के लिए जिन्होंने हमारे बाबा साहब पर उंगली उठाने की कोशिश करी, उनको जवाब देने के लिए एक प्रस्तुत इतिहास की तरह सामने रखा है, वो वाकई धन्यवाद के पात्र है। और मैं समझता हूं कि आप लोगों के अच्छे सहयोग से हम इस पुस्तक का विमोचन कर पाए हैं। इन सब के लिए आप सबका धन्यवाद।